वारी एनर्जीज जबरदस्त ग्रोथ, मजबूत ऑर्डर बुक और बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स, सब कुछ हाईलाइट किया है कंपनी ने अपनी लेटेस्ट प्रेजेंटेशन में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कंपनी सच में एक लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल ग्रोथ स्टोरी बन पाएगी? तो चलिए आज इसके फंडामेंटल्स और चार्ट स्ट्रक्चर को गहराई से समझते हैं। देखिए, कंपनी की ग्रोथ और ऑर्डर बुक तो काफी इंप्रेसिव लग रही है, पर क्या बस इतना ही काफी है एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी के लिए? तो इसीलिए इन दावों की सच्चाई जानने के लिए हम कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को बिल्कुल बारीकी से परखते हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 में वारी एनर्जीज के बिजनेस मॉडल को डिकोड करते हैं। कंपनी आखिर करती क्या है और पैसा आता कहां से है? तो वारी एनर्जीज है इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर, पर उनका काम सिर्फ पैनल बनाने तक ही सीमित नहीं है। अब कंपनी पूरी सोलर वैल्यू चेन में एक्सपैंड कर रही है, मतलब पॉलीसिलिकॉन से लेकर मॉड्यूल तक सब कुछ। इसके अलावा ये बड़े बड़े सोलर प्लांट्स के लिए ईपीसी सर्विसेज यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और इतना ही नहीं, उन प्लांट्स का ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी ओएनएम भी संभालते हैं। तो ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। अब कंपनी का रेवेन्यू आता कहां से है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लगभग 30 से 35% रेवेन्यू आता है ओवरसीज कस्टमर्स से, फिर 20 से 25% इनके रिटेल और फ्रेंचाइजी नेटवर्क से, और 18 से 20% आता है ईपीसी और ओएनएम सर्विसेज से। तो इन सब को अगर मिलाएं तो कंपनी का करीब करीब 70% रेवेन्यू हाई मार्जिन सेगमेंट से आ रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने कोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। और ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही सॉलिड साइन है। और ये जो तस्वीर है, ये कंपनी के स्केल को, उसके विशाल ऑपरेशंस को दिखाती है। इन्हीं बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के दम पर वारी मार्केट में अपनी लीडरशिप बनाए हुए है। इतना बड़ा स्केल होने से ही कंपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाती है और बड़ी डिमांड को भी आसानी से पूरा कर लेती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। फाइनेंशियल्स को डीकोड करते हैं। क्या ये नंबर्स कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आखिर में तो नंबर्स ही कंपनी की असली सेहत बताते हैं। आइए देखते हैं। अगर हम Q3 के नतीजों पर नजर डालें तो ऑपरेटिंग ईबिटा में साल दर साल 167% का, जी हां, 167% का जबरदस्त ग्रोथ है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईबिटा मार्जिन 20.88% से बढ़कर 25.4% हो गया है, मतलब सीधा 461 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। और नेट प्रॉफिट, उसमें तो 218% से भी ज्यादा का उछाल है। ये आंकड़े साफ साफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री में जो एक चीज सबसे ज्यादा चमक रही है वो है इनकी ऑर्डर बुक। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे ना फ्यूचर में रेवेन्यू की एक मजबूत विजिबिलिटी मिलती है और ये भी पता चलता है कि इंडस्ट्री में कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत है। कंपनी के सीईओ अमित पैठणकर का ये बयान मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है। वो कहते हैं कि अमेरिका में हमारी जो मजबूत मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है वो आगे और भी बढ़ने वाली है। ये बात इसलिए बहुत खास है क्योंकि अमेरिकी सरकार इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के जरिए वहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा दे रही है और इसका सीधा फायदा वारी को मिल सकता है। मैनेजमेंट ने कुछ बहुत ही ठोस प्लान्स के बारे में बताया है। अमेरिका में जो कैपेसिटी बन रही है वो 2026 के मिड तक चालू हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी अब सिर्फ मॉड्यूल्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इन्वर्टर और ट्रांसफॉर्मर जैसे नए प्रोडक्ट्स में भी उतर रही है। और हाँ, टैरिफ के रिस्क से बचने के लिए ये लोग एक्टिवली दूसरे सप्लाई चेन ऑप्शंस भी बना रहे हैं। तो अब उन बाहरी फैक्टर्स को देखते हैं जो वारी के लिए एक तरह से हवा का काम कर सकते हैं। देखिए, भारत में सोलर की डिमांड जबरदस्त है। सरकार की पॉलिसीज भी काफी सपोर्टिव हैं। अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक नया और मजेदार ड्राइवर आ रहा है, डेटा सेंटर्स। इनकी बिजली की जरूरत इतनी बढ़ रही है कि उससे सोलर की ओवरऑल डिमांड को और भी पुश मिल रहा है। अच्छा, अब तक तो सब कुछ काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ना सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए तीसरे हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि कंपनी के सामने क्या-क्या चुनौतियां या रिस्क हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से बड़े रिस्क हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते समय ये सवाल पूछना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ बड़े रिस्क्स पर नजर डालते हैं। पहला, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता है, जो सीधा कंपनी के मार्जिन पर असर डाल सकता है। दूसरा, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तीसरा, कंपनी के जो बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं उन्हें टाइम पर और सही तरीके से पूरा करना, मतलब एग्जीक्यूशन का रिस्क, वो हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा रिस्क, ये सेक्टर सरकारी पॉलिसीज और टैरिफ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल्स तो समझ लिए। अब चौथे हिस्से में ये देखते हैं
कि मार्केट इन सब चीजों को किस नजर से देख रहा है। मतलब स्टॉक चार्ट क्या कहानी बता रहा है। ये है वारिका वीकली चार्ट। जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि स्टॉक ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बनाए हैं। लगभग 2400 के पास एक मजबूत सपोर्ट जोन दिख रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 3100 और 3600 के आसपास उसे रुकावट मिल सकती है। पता है, वीकली चार्ट देखने का फायदा ये होता है कि हमें रोज रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से हटकर एक क्लियर लॉन्ग टर्म पिक्चर मिलती है। इससे हम मार्केट के बड़े सेंटिमेंट को बेहतर समझ पाते हैं। तो कुल मिला के चार्ट की कहानी क्या है? देखिए, एक तरफ अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट जोन, जो करीब करीब 2400 का लेवल है, उसे होल्ड कर रहा है और इसका जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है वो भी अभी तक इंटैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी हैं। स्टॉक को ऊपर के लेवल्स पर जैसे 3100 और 3600 पर रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये अपने हाई से नीचे भी आया है। तो पिछले कुछ हफ्तों से आप कह सकते हैं कि एक कन्फ्यूजन या इनडिसीजन का माहौल बना हुआ है। चलिए, अब हम अपने एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस 5वें हिस्से में हम सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक फाइनल व्यू बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि आगे किन चीज़ों पर नज़र रखनी है। तो हमारा फाइनल एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, कंपनी की ताकतों में है कि ये मार्केट लीडर है, इसकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और खासकर अमेरिका में इसका एक्सपेंशन प्लान काफ़ी अग्रेसिव है। वहीं अगर हम रिस्क्स की बात करें तो सरकारी पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, एग्जीक्यूशन और मार्जिन का रिस्क और रॉ मटेरियल की कीमतों का ऊपर नीचे होना, ये सब बड़ी चिंताएं हैं। तो आगे क्या देखना है? कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर लगातार नज़र रखनी होगी, जैसे कि अमेरिका में कैपेसिटी एक्सपेंशन कैसे पूरा होता है, हर क्वार्टर में ऑर्डर बुक बढ़ रही है या नहीं, ईबिटा मार्जिन का ट्रेंड किधर जा रहा है, यूएस इंपोर्ट ड्यूटी और भारत सरकार की पॉलिसीज में क्या बदलाव हो रहे हैं, और हाँ, रॉ मटेरियल की कीमतें किस तरफ जा रही हैं। यही फैक्टर्स कंपनी की आगे की कहानी तय करेंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ध्यान रखिएगा कि ये सामग्री सिर्फ एजुकेशनल मकसद से है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।